बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर की चर्चा करेंगे आज। सेकेंड पेपर में जो अपना टॉपिक चल रहा था अभी तक वो था भारतीय संविधान की विशेषताएं। और भारतीय संविधान की अनेकानेक विशेषताएं अपन ने देखी। वो चाहे समाजवाद से, लोकतांत्रिक प्रभुसत्ता से लेकर मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व, संशोधन की प्रक्रिया इत्यादि अनेक, संघवाद इत्यादि अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, जिससे जो भारत के संविधान को बहुत ही यूनिक, बहुत ही एक विस्तृत व्यापक संविधान बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। और आज भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक तरह से फंक्शनिंग लोकतंत्र, यानी कि कार्यात्मक लोकतंत्र के रूप में विख्यात है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने संविधान के कारण, तो संविधान की विशेषताएं नहीं। संविधान की एक जो सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसके ऊपर अलग से भी प्रश्न होते हैं कई बार, वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना, जिसको कि उद्देशिका भी कहते हैं या फिर प्रियम्बल भी कहते हैं। देखिए, जो जिस संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, वो एक भावी संविधान का दर्शन था। और उसी भावी संविधान के दर्शन को कुल मिलाकर बाद में जब संविधान बना तो प्रस्तावना में उसको परिलक्षित किया गया। यानी अगर हम प्रस्तावना को देखें तो प्रस्तावना संपूर्ण संविधान का एक दर्शन स्पष्ट करता है, वो इसके भावों को स्पष्ट करता है, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना को जानना, समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। किसी भी देश के संविधान में जो तत्व होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो प्रस्तावना में स्पष्ट किए जाते हैं। और भारत के संविधान की प्रस्तावना वो एक प्रकार से भारत के संविधान का संपूर्ण सारांश दर्शन है। और इसलिए जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो बहुत अपने आप में यूनिक है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक आदेशों में स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उस मूल ढांचे का हिस्सा है। एक आप जानते होंगे, मैं आगे बताऊंगा, मूल ढांचे का सिद्धांत उस मूल ढांचे में शामिल है जिसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि इसमें अपेक्षित परिवर्तन किया गया है, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1948 को एक प्रारूप प्रस्तावना, ड्राफ्ट प्रियम्बल पर विचार किया और संविधान सभा में इसके ऊपर बहस भी हुई। कुछ सदस्यों ने इस पर एक प्रकार से अपने विचार, अपने संशोधन भी रखे और अनेक प्रकार के संशोधनों के बाद, विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने इस प्रस्तावना को स्वीकृति दी। और संविधान सभा की स्वीकृति के बाद प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया। जो संविधान सभा ने प्रस्तावना मूल संविधान में शामिल किया, उसमें 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ शब्द जोड़े गए। और ये शब्द यद्यपि जोड़े गए 1976 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इससे पहले उन शब्द के मायने या वो शब्द का निहितार्थ भारतीय संविधान में शामिल नहीं था। जैसे जो शब्द जोड़ा गया वो दो शब्द थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यानी सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1976 से भारतीय संविधान समाजवाद को स्थापित करता है, या 1976 से पहले भारतीय संविधान जो है वो सेक्युलर नहीं था, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए 1976 से पहले जो थी स्थिति, वो संविधान में बनी रही। सिर्फ और सिर्फ संविधान की प्रस्तावना में इसको और भी शब्द रखकर स्पष्ट कर दिया गया, पूरा क्लियर कर दिया गया। इसलिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। साथ ही एक और शब्द जोड़ा गया, अखंडता, एकता और अखंडता। एकता और अखंडता,
यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, पहले यूनिटी शब्द था, अब इंटीग्रिटी भी जोड़ दिया। भारतीय राष्ट्र के विशालता के कारण जो कुछ विखंडनकारी शक्तियां भारत को विभाजित करने पर तुली हुई थी, उसको ध्यान में रखकर ये इंटीग्रिटी यानी अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो अब जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना को इस तरह से मैं बच्चों कहता हूं कि ये संविधान की प्रस्तावना अपने को याद रखनी चाहिए, शब्दशः याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे संविधान का दर्शन है। प्रश्न चाहे अपने विश्वविद्यालय की परीक्षा हो या अन्य प्रकार के सामान्य ज्ञान में प्रस्तावना के शब्द पूछे जाते हैं, किसी मिसिंग शब्द को वापस भरने के लिए ब्लैंक में पूछा जाता है, तो याद रहना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है। अब इसमें हम देखें तो शब्द प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, यानी कि कुल मिलाकर ये सभी भारतीयों का, सभी भारतीयों के लिए संविधान है और सभी भारतीयों के द्वारा निर्मित संविधान है। एक संप्रभु संविधान है, एक संप्रभु शक्ति यानी जनता की शक्ति के द्वारा निर्मित संविधान है जो समस्त जनता के लिए है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो अपन एक बार इसको देख ले। प्रस्तावना की विशेषता, प्रस्तावना जैसे कि जे.आर. शिवाच ने कहा है, लक्ष्मीमल सिंघवी ने विषय कहा है कि संविधान की प्रस्तावना को 4 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। एक तो सत्ता का स्रोत, एक शासन का प्रकार, एक शासन प्रणाली के लक्ष्य और चौथा स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की तिथि। ये सब इसमें शामिल। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? नंबर 1, संविधान का स्रोत जनता है, यानी संप्रभु संविधान है, जनता, हम भारत के लोग, एतद द्वारा, लास्ट सेंटेंस, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी स्पष्ट है कि संप्रभु संविधान है, संविधान का अंतिम स्रोत जनता है। दूसरा, शासन के ध्येयों की, उद्देश्यों की घोषणा। अब प्रस्तावना में भारतीय शासन में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा की गई है। प्रस्तावना के द्वारा सरकार के लक्ष्यों को इंगित किया गया है, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकार, सारे के सारे उद्देश्य हैं और ये एक प्रकार से संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट करती है संविधान के उद्देश्य को। फिर उसके बाद तीसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी प्रस्तावना में इस विषय पर बल दिया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, यानी कि किसी भी प्रकार से किसी के अधीन नहीं है, वह स्वतंत्र है, इसकी स्पष्ट घोषणा की गई इसमें, इस माध्यम से। लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है, यानी कि कुल मिलाकर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी कि राष्ट्र का प्रधान, शासन का प्रधान निर्वाचित होगा, ना तो वंशानुगत होगा, ना तो मनोनीत होगा, ना आनुवंशिक होगा, पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। इसलिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस दिन को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई, घोषणा हुई। न्याय, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, समानता, समाजवाद, ये सभी उद्देश्य सभी इसमें शामिल हैं, प्रस्तावना की पाठ है, प्रस्तावना की विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये खास बात है कि राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द को जोड़ा गया इसमें, और इसलिए संविधान में अखंडता को जोड़ने के साथ ही जो विघटनकारी, विखंडनकारी आंदोलन थे, एक प्रकार से उनको नियंत्रित करने की भी कोशिश की और ये स्पष्ट घोषणा की कि भारत में ये जो है एक भारतीय गणराज्य जो है वो अक्षुण्ण है, उसका विखंडन नहीं हो सकता। ये सभी जो है वो एक प्रकार से विशेषताएं हैं, विशेष लक्षण है प्रस्तावना की। और खास बात एक और, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, इन दोनों का अद्भुत सामंजस्य और समावेश अपने संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। जैसे जैसे हम संविधान का अध्ययन आगे करेंगे, ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो दो प्रमुख चीजें हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता,
ये लगभग संपूर्ण संविधान में समाहित है और यही हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य और समाजवाद और राष्ट्र की एकता और अखंडता का परिचायक भी है। इसलिए प्रस्तावना में जो है वो संशोधन जब किया भी गया 1976 में संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, तो इसमें संशोधन किस बात के लिए किया गया, यानी कि एग्जिस्टिंग जो विशेषताएं थी, एकता, उसमें अखंडता और जोड़ा गया और मजबूत किया गया। समाजवाद शब्द को और जोड़ा गया। समाजवाद हम देखते हैं कि नेतृत्व शक्ति तो पहले भी विद्यमान था, समानता का अधिकार पहले भी विद्यमान था। इसके बावजूद समाजवाद का स्पष्ट उल्लेख करके उद्देश्य स्पष्ट किया गया कि भारत समाजवादी उद्देश्यों के साथ शासन स्थापित करेगा। और पंथ निरपेक्षता, यानी कि हम एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, हम स्पष्ट रूप से एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं और इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य होने के कारण हम किसी धर्म विशेष के प्रति भेदभाव नहीं कर सकते, इसका स्पष्ट शब्द डाल दिया गया है ना। तो ये जो है ये विशेषता है तो भारतीय संविधान की आत्मा एक प्रकार से ये संपूर्ण स्थिति को स्पष्ट करता है और इसलिए हम संविधान के इस प्रस्तावना को ध्यान रखें, याद रखें, इसके एक एक शब्द को याद रखें और इसके फीचर्स विशेषताओं को भी समझने का प्रयास करें।